सभी लोग काफी अच्छे होंगे। देखो, मेरा नाम है ज्योतिराज, तुम्हारा एडुकेशनल भैया। और आज के वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 9 बिहाइव के चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को पढ़ने वाले हैं। वैसे देखो, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि जो साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर है ना, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। यानी कि इस चैप्टर में दो अलग अलग स्टोरीज है। इसलिए इस पार्ट में हम सबसे पहले स्टोरी को पढ़ेंगे और अगले पार्ट में साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड स्टोरी को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, उस स्टोरी का नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बड़े होकर कुछ बहुत बड़ा बनना चाहती थी। हालांकि इस लड़की के स्टोरी में, यानी कि इस लड़की के लाइफ में ना, एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट है। और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो लड़की थी ना, ये सुन नहीं सकती थी। ये लड़की भले सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती थी। तो क्या ये लड़की एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन पाती है या फिर नहीं? चलो चैप्टर में पढ़ते हैं। और देखो, स्टार्ट करने से पहले ना, अगर तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखो, ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। एक प्लेटफॉर्म में ना बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि ये वक्त रश आवर का है। रश आवर क्या होता है? जिस टाइम पर ज्यादातर लोग अपने ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पर जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे क्या होता है, रोड्स पे और स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है। बिल्कुल उसी तरह इस प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। और इसी प्लेटफॉर्म में एक 17 साल की लड़की खड़ी है। और ये जो लड़की थी ना, ये भले ही 17 साल की हो, लेकिन लग नहीं रही थी। उस लड़की को देख के लग रहा था कि कोई बहुत छोटी सी बच्ची आ गई है। वो जो लड़की थी ना, वो स्टेशन पे काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। वो एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि वो ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी। और इस वाइब्रेशन की वजह से इस लड़की को पता चल रहा था कि वो जो ट्रेन है ना, वो उसके तरफ आ रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा है। इस लड़की का ये पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। और पता है, ये जो लड़की थी ना, ये स्कॉटिश फार्म से यहाँ पर आई थी, यानी कि ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। और देखो, ये तो कॉमन सी बात है, किसी भी इंसान के लिए कोई नए शहर में जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस लड़की के लिए तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि ये लड़की बहरी थी, ये लड़की सुन नहीं सकती थी। एक तो ये नया शहर है और ऊपर से ये लड़की सुन भी नहीं सकती है। तो सोचो इस लड़की के लिए ये नया शहर कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे ना कि इस लड़की का नाम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। यार कॉमन सेंस लगाओ, चैप्टर का नाम में इस लड़की का नाम गिवन है। इस लड़की का नाम है एवलिन ग्लेनी। तुम्हारे मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि आखिर ये जो लड़की थी ना, ये बहरी हुई तो हुई कैसे? तो देखो, एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी की मम्मी एक इंसिडेंट बताती है कि जब एवलिन बस 8 साल की थी, तब एवलिन की मम्मी उसके स्कूल गई थी। और उस दिन एवलिन का पियानो बजाने का क्लास था। और उस दिन एवलिन का पियानो बजाने का प्रोग्राम था। लेकिन जैसे ही स्टेज में एवलिन का नाम पुकारा जाता है ना, एवलिन हिलती ही नहीं है। एवलिन ना बचपन में काफी अच्छा पियानो बजाती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी हियरिंग पावर कम होती गई, तो उसे थोड़े प्रॉब्लम्स होने लगे। हाय, मैं हूँ इजाबेल ग्लेनी और मैं एवलिन ग्लेनी की मम्मी हूँ। उस दिन मुझे शक हुआ कि शायद एवलिन को सुनाई नहीं देता है। हो सकता है कि उसे कोई प्रॉब्लम भी हो। लेकिन इसके बाद भी जो एवलिन थी ना, वो अपने सुनने की प्रॉब्लम को सबसे छुपा कर रखती है। लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाता है। जैसे ही एवलिन 11 साल की होती है ना, उसके जो मार्क्स होते हैं, जो एकेडमिक रिजल्ट्स होते हैं, वो काफी ज्यादा खराब होने लगे। और इसका मेन रीजन ये था कि वो क्लास में कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एवलिन जैसे अटेंटिव और समझदार लड़की के मार्क्स इतने खराब क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन तो हम सबको पता है। एक्चुअली में जो एवलिन थी ना, वो 11 साल की उम्र तक बिल्कुल बहरी हो चुकी थी। और अब वो ये बात किसी से भी नहीं छुपा पा रही थी। और अब ये बात ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रहने वाला था। इसलिए एक दिन क्या होता है, एवलिन की जो हेडमास्टर्स होती है ना, वो उसके मम्मी पापा को बुलाती है और उनसे कहती है कि हाय, मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ। एवलिन के मार्क्स काफी खराब होते जा रहे हैं। आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? इसके बाद क्या, एवलिन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि एवलिन के कान के जो नर्व्स है ना, वो बचपन से ही डैमेज थे। और अब वो जैसे जैसे बड़ी हुई ना, उसके जो कान के नर्व्स है वो पूरा डैमेज हो चुके हैं। और इसलिए अब एवलिन बिल्कुल भी सुन नहीं सकती है। इसलिए डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि एवलिन को हियरिंग एड्स लगाने के लिए। और तो और डॉक्टर ने ये भी कहा कि एवलिन को डेफ बच्चों के जो स्कूल होते हैं ना, उसमें डाल दो, क्योंकि अब एवलिन नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूलिंग नहीं कर पाएगी। एवलिन के पूरे लाइफ में ये जो वक्त था ना, जिस वक्त उसे उसके स्कूल से हटाकर डेफ बच्चों के स्कूल में डाल दिया गया, उसके आसपास सभी लोगों को ये पता चल गया कि जो एवलिन है ना, वो बहरी हो चुकी है। ये जो वक्त था ना, ये उसके लाइफ का सबसे खराब वक्त था। और इस समय को तुम्हारे बुक में ब्लैक डे या फिर ब्लैक टाइम करके भी जस्टिफाई किया गया है, यानी कि बताया गया है। हाय, मैं हूँ एवलिन ग्लेनी। पता नहीं क्यों आज तो अंधेरा लग रहा है।
लेकिन देखो जो एवलिन थी ना वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। एवलिन ने ये ठान लिया था कि वो म्यूजिक सीखेगी और एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। फिर एक दिन क्या होता है, एवलिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है और जैसे ही वो ऐसा देखती है ना वो उसके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है कि उसे अब यही बजाना है। लेकिन देखो हर किसी के लाइफ में ना डिमोटिवेटिंग लोगों की कमी नहीं होती है। तुम खुद देख लो, तुम्हारे दोस्ती होंगे जो तुम्हें डिमोटिवेट करते होंगे। एंड तुम लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, जब मैं क्लास 10th 11th में था ना तब मैं किसी एवरेज इंजीनियर की सैलरी जितना कमा लेता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे अपना टैलेंट पता था। मैं किसी के बोलने से डिमोटिवेट नहीं होता था या फिर ये नहीं सोचता था कि यार मेरे आइडियाज कितने बेकार हैं, बल्कि मैं अपने आइडियाज को रियल साबित करने में लगा रहता था। और एवलिन तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो डेफ है और फिर भी वो म्यूजिक सीखना चाहती है। लेकिन फिर भी एवलिन को जो टीचर्स थे ना वो कहते थे कि तुम तो सुन ही नहीं सकती, तुम म्यूजिक कैसे बजाओगी। और भी बहुत सारे लोग थे जिसने एवलिन को डिमोटिवेट करने का कोशिश किया। लेकिन एक टीचर था जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स। उसने एवलिन के टैलेंट को पहचाना। रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन के टैलेंट को देखा और समझ गया कि एवलिन बस इसी चीज के लिए बनी है। इसलिए रॉन ने तुरंत 2 ड्रम्स को लिया और दोनों ही ड्रम्स में अलग अलग नोट्स बजाए। फिर वो जो रॉन होता है यानी कि वो जो म्यूजिक टीचर होता है वो एवलिन से कहता है कि बच्ची, ये जो मैं नोट्स बजा रहा हूँ ना इसे अपने कानों से मत सुनो, बल्कि किसी और तरीके से फील करो। इस ड्रम के बीट्स के वाइब्रेशन को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से फील करो। उस दिन मुझे पता चला कि एक ड्रम का साउंड मुझे कमर के ऊपर फील हो रहा है और एक ड्रम का साउंड मुझे कमर के नीचे फील हो रहा है। इसके बाद क्या, जो रॉन फॉर्ब्स थे यानी कि एवलिन के न्यू म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने ड्रम्स में अलग अलग नोट्स को बजाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे एवलिन को रियलाइज होता है कि वो अलग अलग नोट्स को यानी कि अलग अलग साउंड को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फील कर सकती है। इसके बाद क्या, एवलिन ने सिर्फ और सिर्फ मेहनत किया और एवलिन फिर कभी भी पीछे नहीं हटी। एवलिन को समझ में आ गया कि आखिर वो म्यूजिशियन कैसे बन सकती है। भले वो सुन नहीं सकती लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू ही वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में म्यूजिक को फील कर पा रही थी। और ये जो सेंसेस है ना ये शायद हियरिंग वाले सेंसेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपने माइंड और बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए पूरी तरह खोल दिया है। अब मुझे सॉन्ग्स तो सुनाई नहीं देते पर फील जरूर होता है। इसके बाद जो एवलिन होती है ना वो यूके जाती है और एक यूथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप यानी कि यंग ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पूरे यूके का टूर करती है। और बस यही नहीं, जो एवलिन होती है ना वो रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन देती है और एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स लाती है। इसके बाद जो एवलिन थी ना वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा को छोड़कर सोलो भी परफॉर्म करने लगी थी। यूजुअली ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में क्या होता है ना, लोग ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, लेकिन एवलिन चाहती थी कि वो सोलो भी परफॉर्म करे। इसलिए धीरे धीरे एवलिन सोलो यानी कि अकेले परफॉर्म करने लगती है और लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। और तुम्हें पता है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ना 3 साल का कोर्स होता है और इस 3 साल में जो एवलिन होती है ना वो रॉयल एकेडमी के ज्यादातर टॉप जो कंपटीशन होते हैं उसको जीत लेती है, यानी कि ज्यादातर टॉप अवार्ड्स को अपने घर लेती आती है, यानी कि जीत लेती है। तुम सोच पा रहे हो ये अचीवमेंट उसके लिए कितना ज्यादा बड़ा है। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जो सुन तक नहीं सकती है। और वो लड़की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में सिलेक्ट होती है, वहां जाती है और वहां पे सबसे अच्छा परफॉर्म करती है और वहां के सारे टॉप अवार्ड्स को जीत लेती है। और यही जो उसकी थिंकिंग थी ना जो एवलिन को जमीन से जुड़े रखती थी, वही उसे और भी बहुत ज्यादा आगे लेकर जाती है। जो एवलिन थी ना वो दुनिया के टॉप में पहुंच जाती है और दुनिया की सबसे फेमस मल्टी पर्क्यूशनिस्ट बनती है। पर्क्यूनिस्ट बोलो पर्क्यूशनिस्ट बोलो, मतलब देखो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, बाकी स्पेलिंग तुम यहाँ पे देख लेना। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि उसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। ऐसा इंसान जिसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं ना उसे पर्क्यूशनिस्ट बोला जाता है। एवलिन को ना अब तक 1000 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे और वो सभी को काफी अच्छी तरह से बजा लेती थी। और इसलिए जो एवलिन थी ना वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और उसका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। इन शॉर्ट वो एक सेलिब्रिटी बन जाती है। और अगर तुम मेहनत करो और तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ जाना है तो जरूर तुम वहाँ पहुँचोगे। पता है लोगों को एवलिन को बजाते देख बहुत ही मजा आता था। वो सोचते थे कि आखिर एक बहरी लड़की जिसे कुछ सुनाई नहीं देता है वो इतना अच्छा कैसे बजा सकती है। I mean, जिसे खुद नहीं पता कि उसका जो म्यूजिक है वो कैसा साउंड कर रहा है, वो इतना अच्छा म्यूजिक बजा कैसे ले रही है। ये तो वही बात हो गई कि किसी के पास पैर नहीं है और वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है। इसके बाद पता है हमारे स्टोरी के जो ऑथर है ना देबोरा कॉली, वो एवलिन से 2 घंटा लगातार इंटरव्यू लेते हैं। एंड शॉकिंग बात तो ये था कि इस 2 घंटे के इंटरव्यू में जो एवलिन होती है ना वो एक बात भी मिस नहीं करती है। I mean, एवलिन से ऑथर जो कुछ भी पूछ रहे थे ना एवलिन को सब कुछ समझ में आ रहा था। भले वो कुछ भी नहीं सुन पा रही थी लेकिन फिर भी उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। इसलिए 2 घंटा बाद जब इंटरव्यू खत्म होता है ना तो हमारे जो ऑथर होते हैं वो एवलिन से पूछते हैं कि भला आपको सब कुछ कैसे सुनाई दिया, आप 2 घंटे के इंटरव्यू में मेरी सारी बात कैसे समझ पा रहे थे। तो इस पे जो एवलिन होती है ना वो हंसते हुए रिप्लाई करती है और कहती है कि
बूची दाढ़ी वाले मर्दों को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे लोगों को समझने के लिए बस लिप्स ही नहीं बल्कि पूरा फेस और आंखें तक दिखना होता है। और पता है एवलिन को ना एकदम क्लियर स्कॉटिश एसेंट में बात करने आता था, और इसका रीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर है, क्योंकि जो एवलिन है ना वो 11 साल तक कुछ कुछ सुन पाती थी, उसका कान पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था, और 11 साल की उम्र तक वो स्कॉटलैंड में थी, इसलिए उसे स्कॉटिश एसेंट बहुत ही अच्छे से आता था। और पता है एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यचकित बात ये है, और ये बात किसी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर एवलिन को फ्रेंच लैंग्वेज और बेसिक जापानीज लैंग्वेज कैसे आता है। जो एवलिन थी ना वो बहुत ही अच्छे से फ्रेंच बोल पाती थी और बेसिक जापानीज भी बहुत अच्छे से बोल पाती थी, जबकि एवलिन ने बचपन में कभी भी किसी से भी फ्रेंच या फिर जापानीज लैंग्वेज नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से बोल लेती थी, और ये बात बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और देखो एक बात बताओ, मुझे पता है तुम लोग बिल्कुल मूवी की तरह यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं लग रहा होगा कि अचानक से पता चलेगा कि एवलिन जो है वो बहरी नहीं है, वो सब कुछ चुमतियां बना रही है, तो ऐसा नहीं है। एवलिन जो थी ना वो जेन्युइनली बहरी थी, लेकिन फिर भी उसे लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता था। वो बहुत ही अच्छे से स्कॉटिश एसेंट में बात कर पाती थी, उसे जापानीज अच्छे से आता था, और इवन उसका स्कॉटिश एसेंट बहुत ही अच्छा था, उसे जापानीज लैंग्वेज भी अच्छे से आता था, और उसे फ्रेंच लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आता था। म्यूजिक ना मेरे बॉडी के हर पार्ट से अंदर जाता है, मेरे स्किन, चिक बोन्स और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। मुझे म्यूजिक का वाइब्रेशन हर जगह फील होता है। अब ना हम लोग एवलिन के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। जब भी एवलिन जाइलोफोन को बजाती थी ना, तो उसका जो फिंगर टिप्स है ना वो स्टिक में जैसे टच होता था, तो वो वाइब्रेशन उसे बहुत अच्छे से फील होता था। और तो और ड्रम वाला बात तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ड्रम ना एवलिन को उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फील होता था। ड्रम के अलग अलग नोट्स उसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फील होते थे। और जब भी एवलिन परफॉर्म करती थी ना, तो वो अपने शूज को खोल देती थी ताकि वुडन प्लेटफॉर्म में उसे बहुत अच्छे से वाइब्रेशन महसूस हो, और उसे पता चले कि जो वो बजा रही है ना वो सही से बजा रही है या फिर नहीं बजा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली एवलिन को कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन म्यूजिक के जो वाइब्रेशन थे ना वही उसका जरिया था जिससे वो इतना अच्छा बजा लेती थी। इसलिए जो एवलिन थी ना वो कॉन्सर्ट्स में या प्लेटफॉर्म में कभी भी जूते नहीं पहनती थी, ताकि उसे जो म्यूजिक के वाइब्रेशन हो ना पूरे बॉडी में फील हो। और यही वो रीजन है कि एवलिन के जो ऑडियंस होते थे ना वो उसके परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश होते थे। पता है 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। और पता है एक बहुत बड़े म्यूजिशियन जिनका नाम जेम्स ब्लेड था, उसने एवलिन के बारे में ये भी कहा था कि भगवान ने भले ही एवलिन की हियरिंग पावर को छीन लिया हो, लेकिन बदले में उसे एक बहुत ही खास चीज दिया है। जो चीजों को हम सुनते हैं ना उन चीजों को एवलिन फील करती है। जैसे हम आम लोग गाना को सुनते हैं, लेकिन जो एवलिन है ना वो गाना को फील करती है, और जो एवलिन फील करती है ना वो हमारे सुनने वाले पावर से भी कई ज्यादा स्ट्रांग है। और यही वो रीजन है कि एवलिन इतने सुंदर तरीकों से किसी भी चीजों को बजा लेती है। और ये बात उस समय के एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन जेम्स ब्लेड्स ने बोला था। मैं ना थोड़ा काम के लिए पागल हूँ। हाँ, मुझे नॉर्मल म्यूजिशियन के कंपेयर में ज्यादा काम करना पड़ता है, पर मुझे काम करने से बहुत खुशी मिलता है। पता है जो एवलिन है ना वो बस एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। क्योंकि जो एवलिन थी ना वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा जेल और हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी। और तो और जो एवलिन थी वो यंग म्यूजिशियंस के क्लासेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। यानी कि अगर एवलिन को कोई ऐसा बोलता था ना कि आप इनकी क्लासेस क्यों ले रहे हैं, चलिए उस कॉन्सर्ट में चलते हैं, वहां पे आपको लाखों करोड़ों का फायदा होगा, तो उस वक्त भी जो एवलिन थी ना वो यंग म्यूजिशियन के क्लासेस को ज्यादा प्रायोरिटी देती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एवलिन थी ना वो सिर्फ मनी माइंडेड नहीं थी, बल्कि वो काफी अच्छी इंसान भी थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि एन रिचलिन जो बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन से है, उन्होंने एवलिन के लिए कहा था कि हाय, मैं हूँ एन रिचलिन। एवलिन डेफ बच्चों के लिए एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है। बच्चे उसे देख के काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, और उन बच्चों को ये लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। पता है एवलिन ने ना अपने से 2 गुना बड़े बड़े लोगों से ज्यादा अचीव कर लिया था। और तो और उसने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसने लोगों को ये दिखाया कि कैसे एक सिंगल आर्टिस्ट, एक अकेला आर्टिस्ट भी लोगों के दिलों को छू सकता है। और तो और एवलिन ने बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोगों को भी हिम्मत दिया। हैंडीकैप्ड लोगों को ये फील होने लगा कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं ना। अगर एक ऐसी लड़की जिसे सुनाई नहीं देता है वो दुनिया की इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन सकती है, तो हम हमारे ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात, एवलिन ने अपने म्यूजिक से लाखों लोगों को खुशी दी है। और पता है इस तरह से द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट खत्म होता है। और ये पार्ट हमें ये सिखाता है कि अगर तुम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से अगर कोई भी काम करते हो ना, तो तुम्हें कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। और पता है तुम्हें सक्सेसफुल होने से सिर्फ कौन रोक रहा है? वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम खुद को लाखों एक्सक्यूजेस देते हो, तुम खुद कोई काम नहीं करते हो, तुम खुद अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठाते हो। तुम भी बिल्कुल एवलिन की तरह अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्टेप्स ले सकते हो। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रहा है ना वो तुम्हारा आलस है, और वो चीज है जो तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं रहने दे रहा है।
ये स्टोरी हमें ये भी सिखाता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस मेरे इंस्टाग्राम में 1 लाख फॉलोअर सेट करना वो इम्पॉसिबल है। I mean, हर वीडियो में बोलने के बाद भी तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। तुम ही जो एक्सक्यूज दे रहे हो ना, अरे मैं नहीं करूंगा कोई दूसरा कर लेगा, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जाके करोगे तब दूसरे लोग करेंगे। प्लीज यार फॉलो कर दो। एडुकेटर्स को फॉलो नहीं करोगे, बस जो ढूंढा लगाएगा उनको फॉलो करोगे क्या? दिल से बुरा लगता है यार, प्लीज फॉलो कर दो। और तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।